हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं है, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर हमें एक डायग्राम गिवन है और यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें फाइंड आउट करना है tan P एंड cot R, और फिर हमें ये कंफर्म करना है कि ये जो tan P है ये cot R के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो अब हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि अगर हम बात करते हैं tan थीटा की तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जब हम बात करते हैं cot थीटा की तो ये होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है tan P। ओके, तो हम यहाँ पर निकालेंगे tan P। अब tan P का क्या मतलब है कि ये जो एंगल है थीटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा P। ये वाला P नहीं है, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों P का कोई रिलेशन नहीं है। ये वाला P है परपेंडिकुलर के लिए और ये वाला जो tan P के साथ है ये वाला P है एंगल के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम tan P लें तो ये देखिए, मतलब हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, यहाँ पर आपको इसे लेना है एंगल। तो अगर ये P है, एंगल ये है tan P, तो सामने वाली जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। दैट मीन्स RQ ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारे पास PQ। ठीक है, अब हम बात करते हैं cot की, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी अब इसे cot R। अब cot R हमारे पास क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए, जब हम cot R के केस में आ रहे हैं, अब ये हो जाएगा हमारे पास एंगल। तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर और नीचे होता है बेस। इसका मतलब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा PQ और जो बेस है वो हो जाएगा RQ। तो आपको ये जो tan P और cot R ये जो फाइंड आउट करने हैं, इनमें हमें दो वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। एक तो है RQ और सेकंड है हमारे पास PQ। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर आपको PQ गिवन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो PQ हमें गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर, लेकिन RQ गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस RQ को फाइंड आउट करेंगे। तो RQ को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। दैट मीन्स 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। तो ये बहुत बार हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगी, RQ की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी 5। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan P इज इक्वल टू 5 अपॉन PQ, ये हो जाएगा 12, और cot R इज इक्वल टू RQ कितना है हमारे पास 5 और PQ कितना है 12। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan P इज इक्वल टू cot R। ठीक है, अगर ये ऐसा पूछता ना क्वेश्चन में कि यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या कि tan P इज इक्वल टू cot P, तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं tan P इज इक्वल टू 1 अपॉन cot P होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसने क्या किए थे, ये एंगल जो है ना ये चेंज कर दिए थे। तो ये tan P इज इक्वल टू cot R ये हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती या फिर P की जगह R लिख देता दोनों जगह, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमें कहा गया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो cot A है इसे आप लिख सकते हैं 8 अपॉन 15। अब ये जो cot A है इसे हम कैसे लिखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं ट्रायंगल का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा बेस है ये हो गया 8, जो परपेंडिकुलर है वो हो गया 15। तो हमें ये जो हाइपोटेनियस है इसे ABC मान लीजिए। तो हमें यहाँ पर AC की वैल्यू नहीं पता, बट क्या हमें AC की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, पहले हम उसे देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है sin A और हमें फाइंड आउट करना है sec A। तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो हमारा sin A है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब sin A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए जो कि कितनी है 15,
अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो ये कितना है 15, बेस की बात करें तो ये कितना है 8, लेकिन हमें हाइपोटेनियस नहीं पता और साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम सेक थीटा की बात करें, सेक ए की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस, दैट मीन्स एच अपॉन में क्या आता है, इसमें आता है अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। तो इसका मतलब पी और बी तो हमारे पास है, हमें सिर्फ एच की रिक्वायरमेंट है। तो एच फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे हाइपोटेनियस के लिए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो यहाँ से जो ए सी स्क्वायर है वो हो जाएगा 225 प्लस 64। सॉल्व करेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 17। तो इसका मतलब ये जो हाइपोटेनियस है ये हमने फाइंड आउट कर लिया 17। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू में, तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनियस 17, ठीक है। सेक ए में हाइपोटेनियस कितना पुट करना है 17, और ये जो बेस है हमारे पास वो कितना है 8, तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यूज़। तो अभी तक जैसे मैंने लास्ट एक क्वेश्चन कराया था आपको लास्ट लेक्चर में, तो उसमें इस तरीके से वैल्यू गिवन होती थी कि कॉट ए इज इक्वल टू 8, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन था 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो इस 15 को हटा लीजिए, कॉट ए को सेपरेट कर लीजिए, ठीक है, तो ये ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ कहा गया है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए पी क्यू आर बना लेते हैं पहले, एक राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि ये जो है हमारा, ये राइट एंगल कहाँ पर है, ये राइट एंगल है क्यू पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू। अब आप इसके बाद पी और आर किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पी क्यू 4 है और आर क्यू 3 है, तो यहाँ पर इसे मान लिया मैंने पी और इसे मान लिया मैंने आर, ठीक है। तो ये जो है पी क्यू ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और आर क्यू ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करना है साइन पी, ठीक है, फिर हमें फाइंड आउट करना है साइन आर, फिर हमें फाइंड आउट करना है सेक पी, और हमें फाइंड आउट करना है सेक आर, ओके। तो अब हम ये तो जानते हैं कि जब भी हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें वहाँ पर हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो आप देख करके बता सकते हैं कि ये जो पी आर है ये कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब हम साइन पी निकालेंगे तो साइन पी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि साइन पी के केस में परपेंडिकुलर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये है एंगल पी, तो एंगल पी के सामने क्या होता है हमारे पास हमेशा, मतलब जो भी हम एंगल लेंगे उसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। दैट मीन्स इस केस में जो आपका परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा क्यू आर और हाइपोटेनियस हो जाएगा पी आर। अब हमें पी, ये जो साइन पी जैसे निकाला है ऐसे ही सेक पी निकालना है, ठीक है। तो अगर हम सेक पी की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो तो सेम रहेगा हाइपोटेनियस, तो वो हो जाएगा पी आर, और बेस क्या है हमारे पास, ये जो क्यू आर है ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया पी क्यू। तो अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए क्यू आर इसकी वैल्यू है 3, पी आर ये हमने फाइंड आउट किया है 5, ओके। इसके बाद बात करते हैं सेक पी की, तो ये है पी आर दैट मीन्स 5 एंड पी क्यू ये है हमारे पास 4। तो ये दो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम आते हैं आर वाली वैल्यू पर। तो अगर हम यहाँ पर एंगल ले आर, तो अब देखिए आर के सामने क्या होगा हमारे पास हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो ये जो साइन का फॉर्मूला तो यही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है पी क्यू, और हाइपोटेनियस हमारे पास सेम है पी आर। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू पी क्यू 4 एंड पी आर हो गया 5। अब यहाँ पर आते हैं सेक आर, तो वैल्यू तो यही होगी इसकी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनियस क्या है, वो तो फिक्स है पी आर। बेस क्या हो गया, बेस हो गया अब हमारे पास क्यू आर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एंगल को लेकर के चलना होता है। ये वाले किसके रिस्पेक्ट में है, एंगल आर के रिस्पेक्ट में। तो जब हम बात करते हैं एंगल आर की, तो उस केस में जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जब हम बात कर रहे हैं एंगल आर की,
तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा पी क्यू, और जो बेस है हमारे पास वो क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, और जब हमने बात की थी एंगल पी की तो ये इंटरचेंज हो गए, तो ये जो परपेंडिकुलर था ये बेस हो गया, जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया जब हमने एंगल को क्या किया था, चेंज किया था। हाइपोटेनियस वही रहता है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है इफ़ कॉट ए इज इक्वल टू 7/8, तो हमें ये दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके पार्ट 1 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉट ए इज इक्वल टू 7/8। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कॉट ए की, तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब आपके पास अगर इस तरीके से एक ट्रायंगल है तो उसमें ये जो हो जाएगा हमारे पास, इसे ए बी सी, इस एंगल को मैंने ए मान लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो कॉट ए, एंगल इसकी बात हो रही है एंगल ए की, तो एंगल ए के लिए जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 8, जो बेस है वो हो गया 7। तो अब हमें सबसे पहले हाइपोटेनियस एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एच हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 49 प्लस 64। ठीक है, तो यहाँ से हम एच को लिख सकते हैं रूट ऑफ 113। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस की। अब यहाँ पर देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए साइन ए और दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस ए। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो हमें यहाँ पर साइन ए और कॉस ए, इन दोनों वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हम साइन ए की बात करें तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 8 और हाइपोटेनियस कितना है, रूट 113। ठीक है, अब हम अगर बात करें कॉस ए की, तो इसे हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस कितना है, बेस है हमारे पास 7 और हाइपोटेनियस कितना है, रूट 113। तो ये वैल्यू इतनी हो गई। अब इन दोनों वैल्यू को अगर इन्हें मैं बोलूँ इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 को उठा करके कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे फिर वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113। ठीक है, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113। फिर हम अपॉन में आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस था ना, हाँ, प्लस 7 अपॉन रूट 113, 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं, हम यहाँ पर बना सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम दोनों जगह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस 64 अपॉन 113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब ये जो 113 है इसका तो ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर, ये हो जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, कॉट ए गिवन था और ये जो पूरी बड़ी सी टर्म है ये हमसे पूछी जा रही थी, ये वाली जो पूरी टर्म है। तो हमें इसके लिए साइन ए और कॉस ए की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने साइन ए और कॉस ए को फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू इक्वेशन नंबर
2 की वैल्यूज़ उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कंडीशन है ये आई। तो हमने क्या किया, इसमें इस वाले फॉर्मूले को बनाने की कोशिश की, फॉर्मूला बन गया यहाँ पर और हमें हमारा रिजल्टेंट मिल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर हमसे कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन था कि जो कॉट ए है वो कितना है 7/8। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर ए है वो हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49/64। मतलब यहाँ पर पार्ट 1 में ये सारा ताम झाम करके जब आपके पास आया था, क्या आया था 49/64। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये किसकी वैल्यू है देखा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है कॉट स्क्वायर ए की। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब यही था इसके दो पार्ट का कि फर्स्ट पार्ट जो था वो साइन और कॉस के टर्म में था, और जो सेकंड पार्ट है वो कॉट स्क्वायर ए है। लेकिन कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, वो जो साइन एंड कॉस के टर्म में जो आपने फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकाली है उस तरीके से वही वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 3 cot A = 4। तो अब हमें चेक करना है ये जो गिवन कंडीशन है ये हमारे पास ट्रू है और नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 cot A = 4। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर cot A को इंडिविजुअल कर लेंगे, मतलब यहाँ पर जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसे हटा लीजिए, तो ये आ जाएगा 4/3। अब अगर हम कॉट ए की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हाइपोटेनियस क्या होगा, तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हो जाएगा √16 + 9। तो ये जो हाइपोटेनियस है यहाँ पर वो हो जाएगा हमारे पास 5। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर जो कि हमें प्रूव करना है। तो मतलब यहाँ पर हमें चेक करके देखना है कि ये ट्रू है या नहीं। तो ये क्या गिवन है 1 - 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद 1 + 10 स्क्वायर ए। इसके बाद ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है कॉस स्क्वायर ए - साइन स्क्वायर ए। तो हमें ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए हमें कॉट ए तो गिवन है, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक तो 10 की, कॉस की और साइन की। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ साइड में वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं। अगर हम बात करते हैं 10a, तो 10a हमारे पास क्या हो जाएगा 1/cot a। वैल्यू इसकी रिवर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4। ये तो हमारे पास इजीली निकल गया, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये 1/cot a होता है। अब हम बात करते हैं साइन a की। तो साइन a हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर ये है परपेंडिकुलर है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और हाइपोटेनियस है 5। अब हम बात करते हैं कॉस ए की। तो कॉस कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है 4 और हाइपोटेनियस है 5। ठीक है, तो हमें इन वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, एक तो हमारे पास 10a, दूसरा साइन a और तीसरा कॉस a। तो ये वैल्यू उठा करके अब हमें पुट करनी है यहाँ पर। आ जाइए अब यहाँ पर, तो 1 माइनस, अब देखिए 10a कितना है 3/4। तो अब यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ओके, अब हम आते हैं 1 प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, ये है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 - 9/16 और ये हो जाएगा 1 + 9/16 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ पर चाहे तो आप फॉर्मूला बना लें, अदरवाइज इसे नॉर्मली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 9 स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 16 और ये है 9। तो ये तो देखने से कहीं इक्वल नहीं आ रहे हैं, वेट। ओके, क्वेश्चन में हम एक मिस्टेक कर गए,
लिखते टाइम ये बटे में है बेटा, ये अपॉन है। ओके, तो ये वाली कंडीशन कंसिडर नहीं कर पाई थी मैं, इसीलिए ये मिस्टेक हुई। ओके, तो यहाँ तक का ठीक था, उसके बाद इसे क्या करिए, अपॉन में कर दीजिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं अब इस वैल्यू को 16 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 16 - 9। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 16 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 16 + 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 7/25। अब यहाँ से देखिए, ये जो 16 है, इससे ये 16 तो कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 7/25 इज इक्वल टू 7/25। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम बिल्कुल सही कर रहे थे, बट ये चीज़ आप भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि ये जो साइन था ना, मैं उस साइन को कंसीडर करना भूल गई थी, इसीलिए वो इक्वल नहीं आ रहे थे। लेकिन जब इक्वल नहीं आए तो मैंने सोचा एक बार फिर से उसे देख लूँ, तो देखा हमने क्वेश्चन में कि हम ये अपॉन वाला साइन लगाना ही भूल गए थे। ठीक है, तो जब हमने इस साइन को कंसीडर किया, उसके बाद इसे सॉल्व किया, तो हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।